ट्रांसफॉर्म और इसमें हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, लीनियरिटी की, टाइम शिफ्ट की और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। और अब हम देख रहे हैं कॉन्जुगेशन। ये सिमिलर है फोरियर सीरीज की प्रॉपर्टी के। तो अगर कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ जे ओमेगा, तो सवाल है कि एक्स कॉन्जुगेट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो अगर मैं इसे y ऑफ टी कह दूं तो मुझे बेसिकली y ऑफ जे ओमेगा फाइंड करना है। तो y ऑफ जे ओमेगा जो है वो इक्वल होगा, अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन यूज कर लूं तो इसके इक्वल होगा। लेकिन हमें पता है कि y ऑफ टी असल में x कॉन्जुगेट t के इक्वल है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने y ऑफ टी की जगह उसकी वैल्यू डाल दी है। तो अब मैं इसे, इस एक्सप्रेशन को किसी तरह एक्स ऑफ जे ओमेगा की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां चूंकि एक्स कॉन्जुगेट है तो मैं इस इक्वेशन का दोबारा से कॉन्जुगेट ले लेता हूं, ताकि यहां एक्स कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट एक्स टी बन जाए, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूं, मैं इस इक्वेशन की दोनों साइडों पे कॉन्जुगेट ले लेता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा वाई कॉन्जुगेट ऑफ जे ओमेगा इक्वल्स इसका कॉन्जुगेट, ये जो पूरी की पूरी टर्म है, ठीक है। सही है जी, दोनों साइडों पे कॉन्जुगेट ले लिया। और ये कॉन्जुगेट जब अंदर जाएगा तो इन दोनों जो प्रोडक्ट है उनका इंडिविजुअल कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो ये बनेगा इंटीग्रल एक्स ऑफ टी ई ऑफ जे ओमेगा टी डी टी। सही है, क्योंकि ए बी होल कॉन्जुगेट इक्वल ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट, ठीक है। तो अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट कैंसिल हो जाएंगे और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये ऐसे ही है कि मैं इसे ऐसे लिख लूं, एक्स ऑफ टी ई ऑफ माइनस जे माइनस ओमेगा टी डी टी। और ये क्या है, ये एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा। क्या ख्याल है, ठीक है। ये देखें, ये एक्स ऑफ जे ओमेगा की इक्वेशन है, सिर्फ जहां ओमेगा आना था वहां माइनस ओमेगा आ रहा है, तो इसलिए यहां माइनस लिख दिया, ठीक है। तो पता क्या चला कि y कॉन्जुगेट जे ओमेगा इक्वल्स एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा। सही। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें y ऑफ जे ओमेगा चाहिए। तो हम दोबारा कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बनेगा, y ऑफ जे ओमेगा इक्वल्स एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस जे ओमेगा, ठीक है। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है, यानी यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस जे ओमेगा। तो पता क्या चला कि अगर हम किसी सिग्नल को कॉन्जुगेट कर दें, अगर हम किसी सिग्नल को टाइम में कॉन्जुगेट कर दें तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉन्जुगेट भी हो जाता है और रिवर्स भी हो जाता है, ठीक है। दो काम हो जाते हैं इसके साथ।
सही जी। तो अब ये देखें कि अगर कोई सिग्नल है ही रियल, तो रियल सिग्नल में क्या होता है? रियल सिग्नल में कॉन्जुगेट उसके इक्वल होता है, ऐसे ही है। यानी इफ x of t is real valued, then x of t equals x conjugate of t। ऐसे ही है, अगर कोई सिग्नल खुद ही रियल है तो फिर उसका कॉन्जुगेट ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि x ऑफ j ओमेगा इक्वल होगा x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस j ओमेगा के। अगर ये दोनों इक्वल है फिर इनके फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इक्वल होंगे। तो इसे हमने नाम दिया था, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि ये क्या है? ये कॉन्जुगेट सिमेट्री है। ठीक है, कि सिमेट्रिक सिग्नल क्या होता है? सिमेट्रिक सिग्नल वो होता है कि जो पॉजिटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए वैल्यूज हैं वही नेगेटिव के लिए भी हैं। ठीक है, जैसे ये सिग्नल सिमेट्रिक सिग्नल है। ठीक है, कि जो टी की पॉजिटिव के लिए वैल्यू है वही नेगेटिव के लिए भी है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ये नहीं है बल्कि ये है, तो अब ये कॉन्जुगेट सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, यानी जो टी की पॉजिटिव की वैल्यूज के लिए एक्स की वैल्यू है, नेगेटिव के लिए उसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्री। यानी रियल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होता है। सही। अच्छा जी, आगे चले। अगली प्रॉपर्टी है टाइम रिवर्सल। ये जो रिजल्ट है ना, ये बिल्कुल वही रिजल्ट है जो हम फोरियर सीरीज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसकी कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, मैं आगे चल रहा हूं। इसी तरह ये रिजल्ट भी वैसे ही है। वैसे x ऑफ t अगर कोई सिग्नल है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है x ऑफ j ओमेगा, तो मुझे x ऑफ माइनस t का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, उधर क्या किया था? उधर सिग्नल को कॉन्जुगेट किया था, अब मैं सिग्नल को रिवर्स कर रहा हूं। ठीक है, अगर किसी सिग्नल को फ्लिप कर दिया जाए तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ क्या होता है? ठीक है, तो अगेन जैसे उधर प्रोसीजर फॉलो किया है, हम इस सिग्नल को एक नया नाम दे देते हैं। हम कहते हैं ये y ऑफ t है, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो y ऑफ j ओमेगा होगा। तो हमें y ऑफ j ओमेगा फाइंड करना है। ठीक है, तो y ऑफ j ओमेगा अगेन अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन यूज कर लें तो वो इसके इक्वल होगा। बस मैं चलता रहूं। ठीक है जी, अच्छा ये हो गया। तो y ऑफ t असल में किसके इक्वल है? x ऑफ माइनस टी के। तो ये आ जाएगा x ऑफ माइनस टी ऑफ माइनस j ओमेगा t dt। तो अगेन इसमें एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन कर लें, क्योंकि हम इधर x ऑफ t बनाना चाहते हैं। तो हम कह देते हैं एक नया वेरिएबल t प्राइम जो कि इक्वल है माइनस टी के। ठीक है जी, तो अगर मैं ये इंट्रोड्यूस कर दूं तो फिर क्या बनेगा? फिर जहां माइनस टी आ रहा है वहां टी प्राइम आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स ऑफ टी प्राइम ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टी की जगह आ जाएगा माइनस टी प्राइम डी टी प्राइम। ठीक है, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रल एक्स ऑफ टी प्राइम ई ऑफ माइनस जे माइनस ओमेगा टी प्राइम डी टी प्राइम। ठीक है,
मैंने माइनस को इसकी भी साथ लिखने के बजाय इसके साथ लिख दिया। तो अब ये क्या है आपके ख्याल में? ये एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा, ठीक है। तो अगेन पता क्या चला, ये क्या है, ये वाई ऑफ जे ओमेगा, तो ये है एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा, ठीक है। पता ये चला कि अगर कोई सिग्नल है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है, तो अगर मैं उस सिग्नल को फ्लिप कर दूं तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी फ्लिप हो जाता है, ठीक है। ये कैसे है? देखिए ना, हम t को माइनस टी को t प्राइम से रिप्लेस कर रहे हैं, तो जहां माइनस टी है वहां t प्राइम आएगा, तो जहां t है वहां माइनस टी प्राइम आएगा। ठीक है जी, तो ये दो रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। एक ये कि अगर सिग्नल को कॉन्जुगेट कर दिया जाए तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ क्या होता है, और एक अगर सिग्नल को रिवर्स कर दिया जाए तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ क्या होता है, ठीक है। अब देखें जिस तरह उधर किया था, अगर कोई सिग्नल, अगर एक्स ऑफ टी जो है वो इवन सिग्नल है। इवन सिग्नल क्या होता है, किसी को याद है? इवन सिग्नल होता है कि जिसमें एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ माइनस टी के इक्वल होता है, ठीक। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल्स एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा, ठीक है। इवन और सिमेट्रिक एक चीज नहीं होती। देखें ये भी सिमेट्रिक सिग्नल है, क्योंकि इससे आप ये कह सकते हैं ये इवन सिमेट्रिक सिग्नल है। इसी तरह ऑड सिमेट्री भी होती है, ठीक है। देखें ये भी सिमेट्रिक सिग्नल है और ये भी सिमेट्रिक सिग्नल है, ठीक है। ये इवन सिमेट्री है, ये ऑड सिमेट्री है। जैसे अगर इसकी एग्जांपल ये, अगर कोई सिग्नल इस तरह का है तो ये इवन सिमेट्री है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सिग्नल इस तरह का है तो ये ऑड सिमेट्री है, यानी जो पॉजिटिव के लिए वैल्यू है वही नेगेटिव के लिए, यहां पे जो पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए उसका नेगेटिव है, ठीक है। तो ये इवन सिमेट्री है, ये ऑड सिमेट्री है। और अगर अब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर दें, कंबाइन करने का क्या मतलब है कि कोई सिग्नल इवन भी है और रियल भी है, ठीक है। एक सिग्नल है जो इवन भी है और रियल भी है, तो फिर क्या होगा, यानी इफ एक्स ऑफ टी इज रियल एंड इवन, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब यह है कि एक्स ऑफ टी इक्वल्स एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी इक्वल्स एक्स ऑफ माइनस टी। ऐसे ही नहीं है, दोनों प्रॉपर्टीज कंबाइन हो गई, तो फिर इन सबके फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इक्वल होंगे, यानी एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल्स एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस जे ओमेगा इक्वल्स एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा। ये समझ आ रही है मैं कैसे लिख रहा हूं? देखें पहली क्या है, एक्स टी रियल है, इसका मतलब है कि अगर एक्स टी है तो उसका कॉन्जुगेट उसके इक्वल होगा क्योंकि रियल वैल्यूड है। और एक्स टी इवन भी है, इवन का मतलब है कि इसको अगर फ्लिप कर दें तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये तीनों चीजें इक्वल है। जब ये तीनों चीजें इक्वल हैं तो इनके फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इक्वल होंगे। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे ओमेगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म उस प्रॉपर्टी से है एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस जे ओमेगा, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इस प्रॉपर्टी से एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि ये एक नंबर है जिसका कॉन्जुगेट उसके इक्वल है, तो ऐसा नंबर कौन सा होता है? ऐसे रियल नंबर होता है। ठीक है, तो ये इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी रियल है और वो भी इवन है। बात समझ आई? रियल कैसे है? क्योंकि इसका कॉन्जुगेट इसके इक्वल है। और इवन कैसे है? क्योंकि इसका फ्लिप्ड वर्जन इसके इक्वल है। ठीक है, तो अगर सिग्नल रियल और इवन हो तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी रियल और इवन होता है। ठीक हो गया? जैसे अभी मैंने ड्रॉ किया था, यानी अगर आपके पास कोई इस तरह का सिग्नल है, ये t है, ये x ऑफ t है, तो ये अगर रियल वैल्यूड है तो आपको पता है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी रियल होगा और इवन होगा। सही? इसी तरह अगर कोई सिग्नल रियल है और ऑड है तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो ऑड भी होगा और इमेजिनरी होगा। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं फोरियर सीरीज के केस में, ये चीजें पढ़ चुके हैं, जहां रिपीट ही हो रही है। ठीक है, चलें फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये अगर आपको प्रॉपर्टी पता है और मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे पास एक सिग्नल है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ना वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये 0 है और ये कोई ओमेगा प्राइम वैल्यू है। सही है जी? तो आपके ख्याल में ये सिग्नल टाइम में रियल है या कॉम्प्लेक्स है? ये सिग्नल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्यों? ये इसे देख के कैसे पता चल गया? है जी? 2 डायमेंशन का है, 1 डायमेंशन है यार। हाँ, क्या है? सॉरी, नहीं, इसमें कोई रियल इमेजिनरी प्लेन नहीं है। ये ओमेगा की वैल्यूज हैं, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हैं, और ये एक्स जो है ये उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, मैंने किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म प्लॉट कर दिया है। ये वैल्यू कुछ भी सही, ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 0 है। तो आपके ख्याल में एक्स ऑफ टी जो है, यानी इसका कोई, अगर इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें तो एक्स ऑफ टी आ जाएगा ना, तो वो क्या होगा? वो रियल होगा या इमेजिन, या वो कॉम्प्लेक्स होगा? सॉरी, आंसर आपने कह दिया वो कॉम्प्लेक्स होगा, वो मैं भी कह रहा हूं ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि इससे देख के आप कैसे बता सकते हैं? अगर रियल होता तो क्या होता? उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होता? सिर्फ रियल होता, और इवन होना जरूरी नहीं है, ऑड तो नहीं है, ये ना ऑड है ना इवन है। और इवन होता तो इधर भी होना चाहिए था ना, ऑड होता तो इसका नेगेटिव होना चाहिए था। तो ये तो ना इवन है ना ऑड है, तो फिर अगर उल्टा चले जाएं, अगर उल्टा चले जाएं और मैं कहूंगा एक्स ऑफ टी रियल है, एक्स ऑफ टी कोई रियल सिग्नल है, तो क्या किसी रियल सिग्नल का इस तरह का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो सकता है? अभी हम थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, रियल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होता है? नहीं, वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? वो ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। तो इसका क्या मतलब है? ये क्या कहती है प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो ओमेगा की पॉजिटिव वैल्यू पे वैल्यू है, नेगेटिव पे क्या है? उसका कॉन्जुगेट। तो इधर जो पॉजिटिव पे वैल्यू है, क्या नेगेटिव पे उसका कॉन्जुगेट है? नहीं, नेगेटिव पे तो 0 है, तो फिर ये कॉन्जुगेट सिमेट्रिक तो नहीं है ना। तो
तो अगर ये कॉन्जुगेट सिमेट्रिक नहीं है तो फिर रियल भी नहीं हो सकता। बात समझ आई? देखे ना, अगर रियल होता तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लाजमी है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होता, लेकिन ये तो कॉन्जुगेट सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रियल भी नहीं है। बात समझ आई? तो यानी आप फोरियर ट्रांसफॉर्म को देख के ये बता सकते हैं कि ये सिग्नल टाइम में कॉम्प्लेक्स है, रियल नहीं है। ठीक है, ये समझ आई है या नहीं है? लेकिन अगर रियल होता तो लाजमी है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह का होना चाहिए था, तभी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक बनता है ना, लेकिन इस तरह तो नहीं है। तो अगर नहीं है तो इसका मतलब सिग्नल भी रियल नहीं है। ठीक है, सिग्नल कॉम्प्लेक्स है। ओके जी, सही है। अच्छा ये बताएं, अगर कोई सिग्नल है और उसका फोरियर है, निकाल लें, यानी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन यूज कर लें। हाँ, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, कम से कम मैं तो नहीं निकाल सकता। यानी देख लेना, ये एक लाइन है ना, तो लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, इसकी देखें, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल्स, क्या लिखेंगे आप, 1 माइनस ओमेगा, ऐसे ही नहीं होगा, 1 माइनस ओमेगा फॉर ओमेगा 0 टू ओमेगा प्राइम और 0 अदरवाइज। ठीक है, देखना ये कैसे है, ये इस लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन याद है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से निकालते होते हैं। तो ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। ये कहां से कहां तक वैलिड है, 0 से ओमेगा प्राइम तक, और बाकी हर तरफ इसकी वैल्यू 0 है। तो ये आ गई ना एक्सप्रेशन। अब क्या करना है, अब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन यूज करनी है, यानी एक्स ऑफ टी इक्वल्स 1/2 पाई इंटेग्रल एक्स ऑफ जे ओमेगा ई जे ओमेगा टी डी ओमेगा। तो इसमें ये डाल दें, और जो लिमिट्स हैं वो कहां से कहां तक जाएंगी, 0 से ओमेगा प्राइम तक, तो वो डालें तो एक्स ऑफ टी आ जाएगा, जो भी आना है। ठीक है, अच्छा जी ये बताएं, ये 0 है, अगेन ये ओमेगा प्राइम है, ये ओमेगा प्राइम बाय 2 है, और ये जो है ना ये 1 है। तो क्या ख्याल है, ये किसी रियल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है या किसी कॉम्प्लेक्स सिग्नल का? हाँ, क्यों नहीं? ये इवन सिग्नल है, इवन सिग्नल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इवन होता तो 0 के पीछे सिमेट्रिक होना चाहिए था, वो तो नहीं है। सही, तो ये भी अभी एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल का ही फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक, अगेन वही बात कि ये कॉन्जुगेट सिमेट्रिक नहीं है, दिखने में लग रहा है, लेकिन ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है, 0 के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जिस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या मैं इस फोरियर ट्रांसफॉर्म को चेंज करके किसी रियल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म बना सकता हूं? क्या करूं मैं इसके साथ? इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट डाल दें, क्या ख्याल है? अगर इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट डाल दें, कितना शिफ्ट डालें? है ओमेगा प्राइम बाय 2 का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अगर वो एक्स ऑफ जे ओमेगा था तो ये क्या होगा, एक्स ऑफ जे ठीक है, यानी मुझे शिफ्ट डालना है और शिफ्ट एडवांस में डालना है, इधर लेके जाना है, और कितना लेके जाना है, ओमेगा प्राइम बाय 2। अगर मैं ये कर लूं तो फिर क्या होगा, फिर ये इस तरह की चीज बन जाएगी। ठीक है, ये माइनस ओमेगा प्राइम बाय 2 हो जाएगा, ये ओमेगा प्राइम बाय 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बात। ठीक, तो अब मैं कह सकता हूं कि ये किसी रियल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म सही है। और इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होगी,
यानी अगर इसका जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसे मैं एक्स ऑफ टी कह दूं और इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को मैं वाई ऑफ टी कह दूं, तो क्या वाई ऑफ टी और एक्स ऑफ टी में कोई रिलेशनशिप होगा? क्या रिलेशनशिप होगा? ठीक है, यानी वाई ऑफ टी क्यों रिलेशनशिप होगा? क्योंकि ये इसका शिफ्टेड वर्जन है, तो अगर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट डालें तो टाइम में कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आ जाता होता है। ठीक है, तो वाई ऑफ टी इक्वल होगा ई ऑफ जे ओमेगा प्राइम टी एक्स ऑफ टी, सॉरी ओमेगा प्राइम बाय 2t, इतना शिफ्ट डाला है। और ये शायद माइनस भी आएगा, सॉरी, क्योंकि हम उल्टा लेके जा रहे हैं। सही है जी। तो इस तरह की चीजों का आइडिया होना चाहिए। सही है, ये इस तरह की चीजें अक्सर यूज होती हैं आगे अगर आप कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे। सही है, चलें। अच्छा जी, अगली प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन। अगेन हमारे पास अगर कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ जे ओमेगा, तो मुझे ये पता चलाना है कि इसके डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जी, हमें पता है कि एक्स ऑफ टी को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 पाई एक्स ऑफ जे ओमेगा ई जे ओमेगा टी डी ओमेगा। कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या बताता है कि हम किसी भी सिग्नल को एज अ सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे अब डेरिवेटिव का फाइंड करना है तो मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इधर तो आ जाएगा dxt बाई dt, इधर क्या आएगा? इसमें सिर्फ ये चीज है जो कि टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रही है, बाकी तो सब कुछ ओमेगा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो चीज ओमेगा पे डिपेंड करती है तो वो तो वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, आ जाएगा एक्स ऑफ जे ओमेगा डी ओमेगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? ई ऑफ जे ओमेगा टी इंटू जे ओमेगा। ठीक है, वो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। सही है, तो अब ये देखें, ये इस इक्वेशन को देख के आपको क्या लग रहा है कि इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? ये सारा का सारा क्या ख्याल है? देखिए ना, जब आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं कि अच्छा एक्स ऑफ टी इसके इक्वल है, तो इसमें ये क्या होता है? ये एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। तो अब इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल है, तो उसमें ये जो सारी टर्म आ रही है क्या है? ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो पता क्या चला कि किसी सिग्नल का अगर डेरिवेटिव ले लें तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होता है। ठीक है, सही जी। तो अगर डिफरेंशिएशन में ये होता है तो फिर इंटीग्रेशन में क्या होगा? उसमें सिर्फ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी अब ये है कि अगर कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ जे ओमेगा,
तो अगर हम एक्स ऑफ टी को इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू सम वैल्यू ऑफ टी, तो फिर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ठीक है, तो वो होगा एक्स जे ओमेगा ओवर जे ओमेगा। ठीक है, उधर हाँ बस जे ओमेगा मल्टीप्लाई। यानी अगर आपको किसी जैसे फॉर एग्जांपल देखें, अगर एक्स ऑफ टी इक्वल है ई ऑफ माइनस ए टी यू टी के, ठीक है, से कोई सिग्नल है, ये हम एग्जांपल कर चुके हैं वैसे अगर आप याद हो तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा, ये हमने एग्जांपल की थी। ठीक है, तो अब अगर मुझे dxt बाई dt का फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए तो वो क्या होगा? होगा जे ओमेगा ओवर ए प्लस जे ओमेगा। ठीक है, बस सिर्फ ये करना। सही जी। तो अब हम इंटीग्रेशन देख रहे हैं। इंटीग्रेशन में हमने ये कहा कि हम इस सिग्नल को ना अब इंटीग्रेट करने शुरू करें। पहले डेरिवेटिव ले रहे थे, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे अगर मैं एक नया नाम दे दूं y ऑफ t का, तो ये तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ ना एक और चीज भी आएगी। ठीक है, वो क्यों आएगी? वो इसलिए आएगी कि अगर आप किसी सिग्नल को इंटीग्रेट करें तो वो एक साथ एक कांस्टेंट टर्म भी आती होती है, याद है? ठीक है, सही जी। तो वो जो कांस्टेंट टर्म है ना, उसके करस्पॉन्डिंग इधर वैल्यू आ रही होगी। अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो c फॉर एग्जांपल, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ये याद है किसी को? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म याद है? हमने जब पीरियोडिक सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म कर, ये पीरियोडिक सिग्नल है, वो तो ये है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? पीरियोडिक सिग्नल्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए क्या करते होते थे? हाँ, याद है हमने कहा था कि अच्छा अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल है उसकी फोरियर सीरीज निकाल लें और फिर उस फोरियर सीरीज से फोरियर ट्रांसफॉर्म भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? नहीं याद? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म था डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इंटू 2 पाई। ठीक है, यानी अगर कोई इम्पल्स आ रही हो तो वो इम्पल्स असल में टाइम में एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, याद है हमने कहा था कि अच्छा अगर कोई कोसाइन है तो कोसाइन के 2 ही फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स होते हैं, तो अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है तो इन दोनों को इम्पल्सिस से रिप्लेस कर दें और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें। याद है? ये अगर 1/2 थे तो ये पाई बन गए थे। तो ये दोनों असल में क्या है? ये दोनों असल में 2 कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हैं। ठीक है, क्योंकि कोसाइन को 2 कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इन 2 कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 इम्पल्सेस आ जाएंगी किन फ्रीक्वेंसीज पे? जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक इम्पल्स आएगी ओमेगा नॉट पे। तो अब बताएं, टू पाई तो आ गया, और इम्पल्स आएगी कहां पे? आएगी 0 पे। एक चीज रहेगी है, वो क्या रहेगा? वो ये सी भी तो आएगा यार। ठीक है, अगर 1 होता तो फिर यहां पे सिर्फ इम्पल्स आ जाती। ठीक है, यानी जो भी वैल्यू है उसे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 0 पे क्यों आ रही है?
ये 0 पे इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं इधर ओमेगा नॉट को 0 कर दूं तो ये कांस्टेंट नंबर बन जाएगा ना, 1 बन जाएगा। तो ओमेगा नॉट को 0 करने का मतलब है कि ये 0 हो गया। दूसरे अल्फाज में ये जो इम्पल्स ओमेगा नॉट पे पड़ी थी अब 0 पे चली गई, ठीक है। या ये एक इम्पल्स है जो 0 फ्रीक्वेंसी की है। 0 फ्रीक्वेंसी का मतलब डीसी वैल्यू होती है, याद है, ठीक है। तो अब ये देखें कि अगर आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी सिग्नल को, तो जो इंटीग्रेशन का आंसर होता है उसमें कांस्टेंट टर्म आती होती है, और वो कांस्टेंट टर्म उसकी कोई एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसलिए इधर क्या आएगा, अगर वो कांस्टेंट टर्म से सी है फॉर एग्जांपल, तो इधर क्या आएगा 2 पाई सी डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो ये समझ आइए ये कैसे है। अगर इंटीग्रेशन की और उसमें कोई कांस्टेंट टर्म आई सी, तो उसके करिस्पॉन्डिंग इधर फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक इंपल्स भी आएगी ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे, सिर्फ इस लिहाज से, सही है। ठीक है जी, चलें फिर आगे चलें। अच्छा जी, अब जो प्रॉपर्टी है वो है टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग का मतलब यह है, टाइम स्केलिंग याद है क्या होती थी? टाइम स्केलिंग क्या होती थी? यानी एक्स ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ कोई नंबर ए टी। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगेन ये अगर एक सिग्नल है, जो जा रहा है -2 से 2 तक, इसकी वैल्यू है 1, ठीक है, ये है एक्स ऑफ टी। तो एक्स ऑफ 2t क्या होगा? -1 से 1 तक जाएगा, ठीक है। देखिए इसे एक नया नाम दे दें, इसे ये जो है ना ये y ऑफ t के इक्वल है, ठीक है। हमने x ऑफ t से एक नया सिग्नल बना लिया है जो कि टाइम स्केल्ड वर्जन है एक्स ऑफ टी का, सही है। इसमें जैसे टाइम गुजर रहा है, इसमें उसमें दुगनी स्पीड से गुजर रहा है, ऐसे ही है ना। दूसरे अल्फाज में ये तेज है इसके मुकाबले में, ठीक है, सही है जी। तो अगर आप ये देखें कि y ऑफ 1 फॉर एग्जांपल किसके इक्वल होगा, x ऑफ 2 के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू 2 पे है वो इसकी वैल्यू 1 पे होगी। हाँ समझे, यानी ये सिग्नल जो है ये टाइम में कंप्रेस हो गया, छोटा हो गया, सही है। क्यों? क्योंकि हमने इसके टाइम के एक्सिस को 2 गुना तेज कर दिया। ऐसी है जैसे आप इसमें कुछ वैल्यू डालना शुरू करते हैं। देखें y ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, x ऑफ 0 के। y ऑफ 0.1 किसके इक्वल होगा, x ऑफ 0.2 के। y ऑफ 0.5 किसके इक्वल होगा, x ऑफ 1 के। और y ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, x ऑफ 2 के। इसी तरह y ऑफ -1 किसके इक्वल होगा, x ऑफ -2 के। तो ये देखने से नजर आ रहा है कि y जो है वो x का एक आप समझ गए तेज वर्जन है, ठीक है। ऐसी है कि जैसे आपने किसी
वीडियो की या ऑडियो की स्पीड तेज कर दी है, याद है, जैसे यूट्यूब पे आप कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, जो जिस रेट पे वीडियो प्ले हो रही है उसे आप तेज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो ये तेज ये हो रहा है। तो अब अगर स्लो करना है तो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। यानी अब अगर मैं एक सिग्नल बना लूं जी ऑफ टी जो कि इक्वल है एक्स ऑफ टी ओवर 2 के, तो फिर क्या होगा, जी ऑफ टी किस तरह का नजर आएगा, जी ऑफ टी अब उससे आधी स्पीड पे चल रहा है। जब आधी स्पीड पे चल रहा है तो अगर वो -2 से 2 तक है तो जी ऑफ टी -4 से 4 तक होगा, ठीक है। देखिए सिग्नल की वैल्यू पे कोई स्केलिंग नहीं आ रही, टाइम में स्केलिंग आ रही है, ठीक है, ये याद रखें। ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, सही है ना। इधर क्या हो रहा है, इधर सिग्नल की वैल्यू हाफ हो रही है और इधर सिग्नल का टाइम एक्सिस हाफ हो रहा है, ठीक है, दोनों में फर्क है। तो हम टाइम एक्सिस की स्केलिंग की बात कर रहे हैं, वैल्यू की स्केलिंग की बात नहीं कर रहे। वैल्यू की स्केलिंग की पहले बात कर चुके हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी में, अगर आप याद हो तो, ठीक है जी। तो हमने ये देखना है कि अगर हम किसी सिग्नल को कंप्रेस कर दें या एक्सपैंड कर दें तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ क्या होता है, ठीक है। ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों इस ए से डिफाइन हो सकती हैं, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सिग्नल कंप्रेस हो रहा है, और अगर 1 से छोटी है तो एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0.5 रख लें तो ये वाला केस आ जाएगा, और अगर ए की वैल्यू 2 रख लें तो ये वाला केस आ जाएगा, सही। लेकिन अगर ए की वैल्यू -2 रख लें तो फिर क्या होगा, निगेट होगा, क्या होगा, यानी ये सिग्नल कंप्रेस भी होगा और फ्लिप भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो सिमेट्रिक है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सिमेट्रिक ना हो तो फ्लिप भी हो जाएगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये सिग्नल है, तो एक्स ऑफ -2t क्या होगा, -0.5 से 0.5 और फ्लिप भी हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह का, ठीक है। ये वैल्यू अगर 1 थी तो ये भी 1 ही है, ठीक है। तो यानी ये नेगेटिव भी हो सकता है दूसरे अल्फाज में। तो अब ये देखना कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है जी। क्या ख्याल है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, हैं जी। अगेन इसे yt का नाम दे दें और मुझे y ऑफ j ओमेगा निकालना, ठीक है। तो y ऑफ j ओमेगा किसकी इक्वल होता है, वो इसकी इक्वल होता है, सही जी। तो y ऑफ t है क्या, x ऑफ a t है, तो ये आ जाएगा, सही है। यानी मैंने y ऑफ t की जगह उसकी वैल्यू डाल दी है, y ऑफ t x ऑफ a t के इक्वल है। अब मुझे इस एक्सप्रेशन को अगेन किसी तरह x ऑफ t की फॉर्म में लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, तो बहुत दवा कर चुके हैं, हाँ। इधर मैं चाहता हूं a t ना है, कोई t या t प्राइम या कोई इस तरह की वैल्यू, यानी वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन कर लें, ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि अच्छा एक नया वेरिएबल बना लो t प्राइम जो कि इक्वल है a t के, नहीं अगेन देखें ये नहीं है, ये होता तो निकाल लेते,
ये और चीज है, इस एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं है कि एक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि एक्स ए टी का फंक्शन है, ठीक है, तो इसे बाहर नहीं निकाल सकते। अच्छा जी, अगर डी टी प्राइम ए टी के इक्वल है तो डी टी प्राइम किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा ए डी टी के, ठीक है जी। तो आप बताएं क्या हो जाएगा? जहां ए टी आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा? टी प्राइम, और जहां टी आ रहा है वहां क्या आ जाएगा? जहां टी आ रहा है वहां क्या आएगा? टी प्राइम ओवर ए, और जहां डी टी आ रहा है वहां क्या आएगा? जहां डी टी आ रहा है वहां क्या आएगा? डी टी प्राइम ओवर ए, ठीक है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर ए। अब इस ए को मैं बाहर लेके जा सकता हूं, ठीक है, तो मैं ले गया हूं, तो ये आ जाएगा एक्स टी प्राइम ई ऑफ माइनस जे ओमेगा ओवर ए टी प्राइम डी टी प्राइम, ठीक है। तो अब बताएं जी ये किसके इक्वल है? माइनस नहीं, माइनस तो आता होता है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। जहां पे ओमेगा आ रहा था वहां अब ओमेगा और ए आ रहा है, सही। तो अब मुझे बताएं ये क्या हुआ है? यानी मुझे पता क्या चला अभी तक? मुझे ये पता चला है कि ये इक्वल है 1 ओवर ए एक्स ऑफ जे ओमेगा ओवर ए का। तो इधर से जब मैं इधर गया हूं, ठीक है, से ए की वैल्यू 2 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। जब मैं इधर से इधर गया हूं तो सिग्नल क्या हुआ है? कॉम्प्रेस हुआ है या एक्सपैंड हुआ है? अगर ए की वैल्यू 2 है तो कंप्रेस हुआ है, ठीक है। तो अगर ये कंप्रेस हुआ तो इधर से इधर जाते हुए क्या हुआ है? ये एक्सपैंड हो गया, ठीक है। यानी अगर सिग्नल को टाइम में कंप्रेस कर दें तो वो फ्रीक्वेंसी में एक्सपैंड हो जाता है, और अगर टाइम में एक्सपैंड कर दें तो वो फ्रीक्वेंसी में कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये अगेन सिमेट्रिक सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखिए इसकी एक एग्जांपल करते हैं। से जी मेरे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी जो कि इक्वल है कोसाइन ऑफ ओमेगा बाय 8 टी के, ठीक है। तो बताएं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होगा? ये तो हम बहुत दफा कर चुके हैं। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होगा? 2 इंपल्सेस होंगी, किधर? π/8 पे और -π/8। दोनों की वैल्यू π होगी। तो अब मैं एक नया सिग्नल डिफाइन करता हूं y ऑफ t जो कि इक्वल है x ऑफ 2t के, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? बनेगा कोसाइन ऑफ π/8 2t, ठीक है, जो कि इक्वल है कोसाइन ऑफ π/4t के, ठीक है जी। अब बताएं इसमें कहां पे इंपल्सेस आएंगी? एक आएगी π/4 पे
सॉरी, एक आएगी π/4 पे और एक आएगी -π/4। ठीक है, देखिए जो सिग्नल इधर था वो अब एक्सपैंड होके इधर चला गया। ठीक है, तो सिग्नल को आपने टाइम में कंप्रेस किया लेकिन वो फ्रीक्वेंसी में फैल गया। सही है जी। तो अगर आप किसी सिग्नल को टाइम में कंप्रेस करें, इसे ना एक और नाम भी दे देते हैं, यानी इफ a is greater than 1 तो x of a t को कहते हैं जी डेसिमेशन। ये नाम भी हम पढ़ चुके हैं पहले जब हमने सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, तो उस वक्त ये पढ़ा होगा। और अगर a लेस देन 1 है तो फिर x of a t को कहते हैं इंटरपोलेशन। ये वैसे ज्यादातर टर्म्स डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए यूज होती हैं, लेकिन मैं इधर लिख रहा हूं। तो वही बात, अगर सिग्नल टाइम में कंप्रेस हो रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी में एक्सपैंड हो जाएगा, अगर टाइम में डायलेट हो रहा है या एक्सपैंड हो रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी में कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अगली प्रॉपर्टी भी जानी पहचानी है, वह पार्सेवल्स थ्योरम। ये भी जैसे फोरियर सीरीज में था उसी तरह की चीज है। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई सिग्नल है x of t, तो उसकी मैं अगर एनर्जी कैलकुलेट कर लूं तो ये इक्वल होगी कि अगर मैं उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म की एनर्जी कैलकुलेट कर लूं। ठीक है, याद है किसी सिग्नल की एनर्जी कैसे निकालते होते थे? उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर लेके इंटीग्रेट कर दें सारी वैल्यूज को। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर किसी सिग्नल की एनर्जी निकालनी है तो आप टाइम में भी निकाल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल आएंगे। और फ्रीक्वेंसी में क्या है कि जो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर लेके इंटीग्रेट करना है और 2π से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप चाहे टाइम में कैलकुलेट कर लें चाहे फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट कर लें, वैल्यू एक ही आएगी। तो अब हम आगे चल रहे हैं। आखिरी प्रॉपर्टी जो है ना वो है कॉन्वोल्यूशन की। ये भी अगेन वही प्रॉपर्टी है जो हमने फोरियर सीरीज के लिए पढ़ी है। ठीक है, ये कहती है कि अगर आपके पास दो सिग्नल है x of t और y of t जिनके फोरियर ट्रांसफॉर्म्स है x of j ओमेगा और y of j ओमेगा, तो अगर मैं इन दोनों को कन्वॉल्व कर दूं तो कॉन्वोल्यूशन के आंसर का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? याद है किसी को फोरियर सीरीज के केस में क्या होता था? किसी को याद है? अगर सिग्नल्स टाइम में कन्वॉल्व हो रहे हो तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फिर आपके ख्याल में इधर आंसर क्या आना चाहिए? अगर x और सॉरी ये मैंने h लिख दिया, h नहीं होना चाहिए, y होना चाहिए। सॉरी यार, तो यहां पे आ जाएगा x of j ओमेगा इंटू y of j ओमेगा। ठीक है, वही बात कि अगर सिग्नल्स टाइम में कन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। सही है, इसे प्रूव करने की जरूरत है या नहीं?
इसका प्रूफ उसी तरह का जैसा फोरियर सीरीज के केस में होगा। लेकिन अब ये देखें कि सिग्नल्स कन्वॉल्व कब होते हैं? हैं जी, क्या ख्याल है सिग्नल्स कब कन्वॉल्व होते हैं? इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी एलटीआई सिस्टम को इनपुट दें और उस एलटीआई सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस आपको पता हो, तो आप आउटपुट कैसे निकालेंगे? इनपुट को इंपल्स रिस्पांस के साथ कन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई एलटीआई सिस्टम है जिसका इंपल्स रिस्पांस है h ऑफ t, उसकी इनपुट है x ऑफ t, तो आउटपुट अगर y ऑफ t है तो y ऑफ t किसके इक्वल होगी? वो इन दोनों की कॉन्वोल्यूशन होगी, यानी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ d टाउ। सही है? तो फिर y ऑफ j ओमेगा किसके इक्वल होगा? इनमें अगर आउटपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा x ऑफ j ओमेगा इंटू h ऑफ j ओमेगा। ठीक है, ये क्या है? ये इनपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और ये क्या है? ये इंपल्स रिस्पांस का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। लेकिन इसे मैं एक और नाम भी दे चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, किसी को याद है वो नाम? इसे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अगेन क्या होता है कि आप इंपल्स रिस्पांस का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें, यानी कुछ ये कर लें। तो पता क्या चला? पता ये चला जी कि एलटीआई सिस्टम्स में आउटपुट पे क्या होता है कि जो इनपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाता है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के साथ। ठीक है, तो ये एक बहुत पावरफुल टूल है क्या करने के लिए? किसी इनपुट के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की शेप चेंज करने के लिए, उसे चेंज करने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखें दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। सही जी, देखें अगर कोई इनपुट है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह का है, से x ऑफ j ओमेगा इस तरह का है, ठीक है, तो अब h ऑफ j ओमेगा तो सिस्टम है ना, सिस्टम मेरे हाथ में, मैं जैसा मर्जी सिस्टम डिजाइन कर लूं। ठीक है, तो मैं इस इनपुट को, ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसे चेंज कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? क्योंकि इसने जब इसमें से गुजरना है तो दोनों ने मल्टीप्लाई हो जाना है। अगर दोनों ने मल्टीप्लाई होना है तो फिर मैं इसकी शेप चेंज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये करना है कि मैंने ना, ये 0 है और ये ओमेगा, ठीक है, मैंने तमाम जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है ना, उन्हें खत्म करना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कि मैं अपना फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऐसे बनाऊंगा कि वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए 0 और पॉजिटिव के लिए 1 हो। क्या ख्याल है? अगर मैं ये ऐसा बना लूं तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आउटपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह का होगा? उसमें ये सब कुछ उड़ चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। ठीक है, इसी तरह मैं कुछ भी कर सकता हूं। समझ आ रही बात? क्योंकि इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। तो ये मेरे हाथ में, यानी सिस्टम मेरे हाथ में, मैंने अपनी इनपुट को अगर मॉडिफाई करना है तो मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूं। ठीक है, जो सिस्टम ऑपरेट कर रहा होगा ना, वो टाइम में ही कर रहा होगा। सही है, यानी आप कोई टाइम सिग्नल किसी सिस्टम को देंगे और आउटपुट भी टाइम सिग्नल आएगा, लेकिन आपको इस एनालिसिस के थ्रू पता है कि मैं अपने इनपुट के साथ क्या कुछ कर चुका हूं। ठीक है, मैं उसकी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज को मॉडिफाई कर चुका हूं। ठीक है जी, तो इसे कहते हैं कि आप अपने इनपुट सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म को शेप कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, इसी शेपिंग में से एक शेपिंग जो है ना, उसे हम फिल्टरिंग का नाम दे देते हैं। ठीक है, फिल्टर क्या होता है? फिल्टर एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो कुछ खास फ्रीक्वेंसीज को जाने देता है और कुछ खास फ्रीक्वेंसीज को नहीं जाने देता। ठीक है, तो मैं कहता हूं नहीं जाने देता, इसका मतलब है कि वो उन्हें 0 कर देता है। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो अगर कोई
से इस तरह का सिस्टम है, ठीक है, और से ये जो वैल्यू है ना ये है पाए और ये है माइनस पाए, ठीक है जी। मैंने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है कि जो सिर्फ -π/2 से π/2 वाली फ्रीक्वेंसीज को जाने दे, बाकी सबको खत्म कर दे। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इस तरह से बनाऊंगा कि वो -π/2 से π/2 तक 1 हो और बाकी हर तरफ 0 हो जाए। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो खुद इनपुट में जो -π/2 से छोटी या π/2 से बड़ी फ्रीक्वेंसीज है वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। इसे ऐसे ही है कि हम ये कहते हैं कि हमने अपने सिग्नल को, अपने इनपुट सिग्नल को फिल्टर कर लिया, ठीक है। फिल्टर ये होता है ना कि जैसे कोई फिल्टर होता है वो कुछ चीजों को जाने देता है, कुछ चीजों को नहीं जाने देता, ठीक है। तो इसी तरह ये एक फिल्टर है जो -π/2 से π/2 वाली फ्रीक्वेंसीज को जाने देता है और बाकी किसी को नहीं जाने देता, ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये वाला फ्रीक्वेंसी रिस्पांस डिजाइन कर सकते हैं। जब ये एक दफा डिजाइन हो गया तो अब आपको इसका इंपल्स रिस्पांस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लें, ठीक है। यानी h(j⍵) से वापस h(t) में आ जाए। जब h(t) में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये सिस्टम जो है इसका इंपल्स रिस्पांस इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो आप उस तरह के सिस्टम पर डिजाइन कर सकते हैं, ओके। तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप सिस्टम के बिहेवियर को फ्रीक्वेंसी डोमेन में बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन टाइम में तो कॉन्वोल्यूशन हो रही है, कोई समझ नहीं आ रहा, कभी कोई किसी सिग्नल का शिफ्टेड वर्जन किसी को और के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यहां बड़ी सादा सी बात है कि दोनों बस पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से सिग्नल को शेप कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये है तो अब सवाल ये है जी कि ये देखें कि क्या आप कोई भी सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं इस तरीके से या नहीं। उसका आंसर ये है कि देखें, अगर हमने एक डिस्कशन की थी एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म या कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म की, याद है? उसमें हमने कुछ कंडीशंस निकाली थी, हमने कहा था ये सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। तो अगर मैं किसी सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैलकुलेट कर सकता हूं तो फिर इसका मतलब है कि उसका इंपल्स रिस्पांस भी एग्जिस्ट करता है। और अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म ही नहीं निकल सकता तो इसका मतलब है कि कोई मसला है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने जो कंडीशन निकाली थी वो किसी को याद है? एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म की क्या कंडीशन थी? 3 कंडीशन थी, पिछले लेक्चर में ही पढ़ी थी शायद। उसमें जो पहली कंडीशन थी वो ये थी कि जिस सिग्नल का आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं वो एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए या एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, जो कि ये था कि x(t) का मैग्नीट्यूड स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रल ले लें या सिर्फ मैग्नीट्यूड का इंटीग्रल ले लें तो ये फाइनाइट आना चाहिए, ये लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन थी जो हमने निकाली थी, ठीक है। तो यही कंडीशन इधर भी अप्लाई होगी कि अगर किसी सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि उसका इंपल्स रिस्पांस ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है? इंपल्स रिस्पांस का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अगर हमने ये मेक श्योर करना है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एग्जिस्ट करता है तो लाजमी है कि इंपल्स रिस्पांस ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। तो इस केस में ये कंडीशन क्या बनेगी? ये बनेगी इंटीग्रल h(t) एब्सोल्यूट वैल्यू dt इज लेस देन इन्फिनिटी। लेकिन ये एक और चीज की भी कंडीशन है, अगर किसी को याद हो तो। ये किसी को याद है कि अगर कोई सिस्टम, किसी सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम स्टेबल होता है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज और कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि अगर कोई ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो तो सिस्टम स्टेबल होता है,
ठीक है, तो फिर पता क्या चला? पता ये चला कि अगर LTI सिस्टम स्टेबल है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता होगा या उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एग्जिस्ट करता होगा, अगर नहीं है तो नहीं करता होगा। ठीक, तो क्या किया हमने स्टेबिलिटी को फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के साथ जोड़ दिया। ठीक है, हमें पता चल गया है कि सारे के सारे जो स्टेबल सिस्टम होते हैं उन्हें हम इन प्रॉपर्टी के थ्रू, इस प्रॉपर्टी के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर सिस्टम स्टेबल होगा तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एग्जिस्ट करता होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इनपुट के साथ क्या करता है, किस तरह उसे शेप करता है, किस तरह उसे फिल्टर करता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, और अगर नहीं है तो फिर नहीं पता। याद है इसका उलट क्या था कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर हमें नहीं पता कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, दूसरे अल्फाज में अगर सिस्टम अनस्टेबल है तो फिर एनालिसिस उसका मुश्किल है, फिर हम नहीं बता सकते कि इधर क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा है। ठीक है, वो हम आगे चलेंगे, अभी इससे जो अगला टॉपिक है वो बता देगा वैसे कि क्या होगा, लेकिन अभी हमें नहीं पता। ठीक है, चलें जी, इसकी कोई एग्जांपल कर लें। अच्छा ये देखें, अब अगर मेरे पास इस तरह का सेटअप है कि मेरे पास दो सिस्टम्स है, मेरे पास दो LTI सिस्टम है, पहले का इंपल्स रिस्पांस है H1, दूसरे का है H2, और दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, और मैं इनपुट पहले इसे देता हूं, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन जाती है और फिर फाइनल आउटपुट आ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इसे नाम दे दूं Y1t का, तो y ऑफ t किसकी कॉन्वोल्यूशन है? Y1t और H2t की। लेकिन Y1t खुद किसकी कॉन्वोल्यूशन है? वो है xt की H1t के साथ, तो इन द एंड आ जाएगा। सही है, अब अगर मैं देखूं कि y ऑफ j ओमेगा किसके इक्वल होगा, तो वो किसके इक्वल होगा जी? वो होगा x ऑफ j ओमेगा इंटू H1 ऑफ j ओमेगा इंटू H2 ऑफ j ओमेगा। ठीक है, तो पता क्या चला कि अगर दो सिस्टम्स सीरीज में लगे हुए हैं तो उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ये एक सिस्टम के इक्वल है जिसका इंपल्स रिस्पांस है H1t कन्वॉल्व विद H2t, और उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है H1j ओमेगा इंटू H2 of j। ठीक है, और हम ये भी बढ़ चुके हैं कि कॉन्वोल्यूशन कम्यूटेटिव होती है, यानी हम इस सिस्टम को पहले लगा दें और इसे बाद में लगा दें, आंसर सेम ही आएगा। दूसरे अल्फाज में ये H2 पहले आ जाएगा और ये H1 बाद में चला जाएगा। ठीक है, चलेंगे। तो से जी मेरे पास एक सिस्टम है y ऑफ t इक्वल x ऑफ t माइनस t नॉट।
मैं ये देखना चाहता हूं कि ये सिस्टम क्या करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका इम्पल्स रिस्पांस कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर इम्पल्स रिस्पांस से मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। तो इसका इम्पल्स रिस्पांस क्या होगा जी, बताएं। डेल्टा टी माइनस टी नॉट। तो इसका फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होगा, याद है किसी को? एक्सपोनेंशियल ई जे ओमेगा टी नॉट, ठीक है। अगेन ये वही डुअलिटी प्रॉपर्टी है कि अगर टाइम में इंपल्स है तो फ्रीक्वेंसी में कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होगा, अगर फ्रीक्वेंसी में कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है तो टाइम में एक इंपल्स होगी। तो अब ये देखें जी कि ये इस सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। तो अब अगर मैं इसे प्लॉट करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, बताएं जी। इसे कैसे प्लॉट करेंगे? हाँ, यानी इसको प्लॉट करना है। ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को ऐसे या इसे रियल इमेजिनरी में कर लें या इसे मैग्नीट्यूड फेज में कर लें, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फेज में कर लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 और इसका फेज क्या है, इसका फेज क्या है 5/2 कहां से आएगा? इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में एंगल क्या है? ये सारा का सारा एंगल है यार, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ई जे थीटा, यही नहीं होता। तो ये थीटा है, ये जो भी आ रहा है सबका सब थीटा है। तो इससे अगर मैं प्लॉट कर लूं तो मैग्नीट्यूड अलग प्लॉट करूंगा और फेज अलग प्लॉट करूंगा। तो मैग्नीट्यूड का प्लॉट किस तरह का होगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी 1, ठीक है। और फेज का प्लॉट किस तरह का होगा, यार इधर शायद माइनस भी है, मुझे याद नहीं है, शायद इधर माइनस आता होता, तो माइनस आया तो इधर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो बताएं जी इसका प्लॉट किस तरह का होगा? अगर नेगेटिव है तो फिर कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। क्योंकि जब ओमेगा की वैल्यू बढ़े तो ये वैल्यू कम होती जाती है, अगर ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव होता जाता है, सही है। तो अब बताएं जी इसे देख के क्या लग रहा है कि ये सिस्टम क्या करता है? ये सिस्टम, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, ये एंगल है। अगर आप इस सिस्टम को कोई इनपुट दे दें, ठीक है, तो इनपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म इस चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही होगा ना, कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी से। तो जो इनपुट का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका 1 है, तो जो इनपुट का मैग्नीट्यूड है वही रहना है। लेकिन जो इनपुट का फेज है उसमें एक फेज ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप बैठे हुए हैं उस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक फेज ऐड होगा, ठीक है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है फेज की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है या कम होती चली जाती है, ठीक है। इससे कहते हैं लीनियर फेज, क्योंकि ये लाइन को
को रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये आपकी इनपुट में एक लीनियर फेज ऐड कर देता है। ठीक है, देखिए अब टाइम में ये सिग्नल क्या करता है, टाइम में ये सिग्नल क्या करता है जी, इनपुट के साथ शिफ्ट कर देता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि टाइम में अगर आप किसी सिग्नल को शिफ्ट कर रहे हैं तो आप फ्रीक्वेंसी में उसमें कोई फेज ऐड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसकी बड़ी सादा सी एग्जांपल है कि अगर मेरे पास x ऑफ t अगेन कोई कोसाइन हो, से π/2t है। ठीक है, तो अगर इनपुट को मैं ड्रॉ करूं तो इनपुट कुछ इस तरह की होगी, ऐसे ही है, ये मेरी इनपुट है। तो अगर मैं ये इक्वेशन यूज करूं तो आउटपुट क्या होगी इस इक्वेशन के मुताबिक, है जी, टी नॉट से शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, टी नॉट से टी नॉट इधर है तो ये कुछ इस तरह की हो जाएगी, ऐसे ही है। तो अब अगर मैं आपको ये दो प्लॉट दिखाऊं तो आप इन दोनों को देख के क्या बता सकते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में एक टाइम का शिफ्ट है या इन दोनों में एक फेज का शिफ्ट है। ठीक है, क्योंकि यहां पे टाइम 0 पे फेज की वैल्यू 0 है, यहां पे वो कुछ और होगी। ठीक है, तो देखिए इधर भी यही हो रहा है कि टाइम में तो शिफ्ट आ रहा है, लेकिन इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह का होगा, एक्स ऑफ j ओमेगा कैसा होगा, एक π/2 पे इम्पल्स होगी, एक -π/2 पे इम्पल्स होगी। तो जब ये इनके साथ मल्टीप्लाई होंगी तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बल्कि इस फ्रीक्वेंसी पे एक फेज ऐड हो जाएगा जो इसका फेज है। ठीक है, ये अगर π/2 पे बैठी है और ये -π/2 पे बैठी है, इसकी वैल्यू है पाए और इसकी वैल्यू भी है पाए, तो आउटपुट पे क्या होगा जी बताएं, y ऑफ j ओमेगा किस तरह का होगा जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा? तो अभी भी दो इम्पल्सेस ही आएंगी, एक π/2 पे और एक -π/2 पे, लेकिन अब उनकी वैल्यू क्या होगी, सिर्फ पाए होगी। मेरा सवाल ये है कि आउटपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह का होगा? आउटपुट का ये देखें ना, ये इनपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, मैग्नीट्यूड और फेज में प्लॉट हुआ है। इससे मैंने मैग्नीट्यूड फेज में इसलिए नहीं किया क्योंकि ये है ही रियल, इसका फेज 0 है। ठीक है, किसी रियल सिग्नल का फेज 0 होता है, याद है ना। तो अब अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होगी ना, यही फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है ना, यानी एक्स ऑफ j ओमेगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो आखिर यहां पे वैल्यू क्या आएगी, अगर इधर पाए थी तो इधर क्या आएगी, इधर आएगी पाए e ऑफ -j π/2 t नॉट। ठीक है, ये कैसे आया है, अगेन जो इनपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो मल्टीप्लाई हो गया है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के साथ, किस वाली वैल्यू के साथ, जो इधर ओमेगा की वैल्यू है। तो ओमेगा π/2 है, तो इधर अगर π/2 डाल दें तो जो वैल्यू बनेगी वो ये इधर आएगी। ठीक है, अगर आप इसे मैग्नीट्यूड फेज में प्लॉट करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आप ये कहेंगे कि देखें ये इसका मैग्नीट्यूड तो अभी भी वही है, लेकिन अब इसमें एक फेज ऐड हो गया। ठीक है, तो अब आप फेज का भी प्लॉट करेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये आउटपुट का मैग्नीट्यूड है और आउटपुट का जो एंगल है उसमें अब ये दो एंगल ऐड हो गए हैं, जो इधर और इधर है।
ठीक है जी। तो इधर एंगल क्या है, जो इधर एंगल की वैल्यू है वो क्या होगी, -π/2 t0। ठीक है, तो रह जाएगा -π/2 t0, और इसी तरह इधर क्या आ जाएगा, π/2 t0। ठीक है, नहीं ये नेगेटिव है, पॉजिटिव के लिए ये फेज की वैल्यू नेगेटिव। ये बात समझिए, ये क्या किया मैंने, फेज ऐड हो जाता है और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाते हैं, याद है। देखिए अगर आप दो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स को मल्टीप्लाई करें, e(j) π/2 ओमेगा और e(j) से ये m है और ये n है और ये है π/4 ओमेगा, तो आंसर क्या होता है, आंसर आता है mn e(j) π/2 प्लस π/4 ओमेगा। यही होता है ना, मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और फेजेस ऐड हो जाते हैं। तो इधर भी यही हुआ है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होके वही रहा है, फेज चूंकि इसका 0 था तो इसका जो फेज था वो इसमें ऐड हो गया, तो ऐड होके ही आ गया। ठीक है, बाकी हर तरफ इसका फेज भी 0 था, इसका फेज भी 0, चूंकि ये इंपल्सेस हैं तो इसलिए सिर्फ यहीं पे दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं होगा। ओके जी, सही है, चलें। चलिए, एक ही प्रॉपर्टी रह गई है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा।